आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। रे भैया, पब्लिक है ये सब जानती है और आखिर बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान क्यों किया जा रहा है, इसी मुद्दे को लेकर की करेंगे आज हम चर्चा। लेकिन उससे पहले रुख करूंगी इस समय की ब्रेकिंग न्यूज का, जो आ रही है गुजरात से। गुजरात में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। इस समय की बड़ी और बहुत बड़ी खबर, अंतिम दिन बीजेपी के दिग्गजों ने हुंकार भरी है। बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। पहले चरण के लिए प्रचार जो है वो थम चुका है, यानी कि आप प्रचार की जो गूंज थी वो सुनाई नहीं देगी। पहले चरण के लिए समय की बड़ी जानकारी आपको बता दें, और बड़ी जानकारी ये भी ग्राउंड जीरो से कि आखिरी दिन यानी अंतिम दिन बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज मैदान में उतरे और सभी ने हुंकार भरी है। और गुजरात चुनाव पूरे शबाब पर, हर पार्टी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे गुजरात के रण में सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। इस बीच गुजरात की सूरत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर बीजेपी बिफर गई और कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहले मौत का सौदागर कहा, फिर मोदी की औकात दिखाने की बात कही और अब रावण जैसा बताकर मोदी का अपमान कर रही है। तो सवाल है कि क्या गुजरात के बेटे के अपमान का बदला गुजरात की जनता लेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी विरोधियों के विवादित बयानों पर तंज कसते हुए कहा था कि उनको हर दिन 2 से 3 किलो गाली खानी पड़ती है, जिसकी फिक्र जनता ना करे। तो सवाल है कि क्या गुजरात रण में गाली पॉलिटिक्स पर वोट पड़ेगा? क्या पीएम के अपमान का बदला गुजरात की जनता विधानसभा चुनाव में लेगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। आप किसी को मुद्दे को मोदी को देखकर वोट दो। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। आलोचना करने पर कोई आपत्ति नहीं, वो तो होता ही है, लेकिन भाषा क्या होगी? आप इस तरह की बात कहेंगे प्रधानमंत्री के बारे में? ये तो शर्मनाक है, मर्यादा विहीन है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। इस प्रकार का गाली गलौज अपने प्रधानमंत्री के लिए करना यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं न कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर तंज कसा है, उसको संबित पात्रा ने सोनिया और राहुल गांधी का बयान बताकर मोदी के अपमान का आरोप लगा दिया। कहा कि यह मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान नहीं है, बल्कि ये सोनिया और राहुल का बयान है। तो सवाल है कि मोदी से हारे तो कांग्रेस गाली के सहारे, मोदी को गाली कांग्रेस को पड़ेगी क्या भारी? ये भी सवाल है। सवाल ये भी है कि जात बताएंगे, औकात दिखाएंगे तो क्या जीत पाएंगे? क्या ये गुजरात चुनाव में कांग्रेस का सेल्फ गोल है? सवाल ये भी। और आखिरी सवाल, पीएम का अपमान आखिर कैसे सहे हिंदुस्तान? और इसी मुद्दे को लेकर के भारत 24 के स्टूडियो में चर्चा होगी। जयराम विप्लव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मधु किश्वर हमारे साथ जुड़ रही है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार हमारे साथ रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव कौशिक हमारे साथ रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तमाम खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 के स्टूडियो में। और सबसे पहले मैं रुक करूंगी डॉक्टर अजय उपाध्याय का। अजय जी, ये बताइए कि आखिर कांग्रेस पार्टी को किस बात का खौफ सता रहा है, किस बात का डर सता रहा है? कभी औकात बता देते हैं, कभी जात पर आ जाते हैं, बार बार सेल्फ गोल तो नहीं कर लेती है कांग्रेस पार्टी? सवाल यह है मेरा।
साजिया जी, कांग्रेस पार्टी को न कोई डर सता रहा है, न कोई हार का कोई मामला है। ये राजनीतिक प्रक्रिया है और गुजरात के लोग देख रहे हैं, गुजरात के लोग समझ रहे हैं कि क्या हालात है वहां 27 वर्षों के कुशासन से, और उस कुशासन से मुक्ति का एक कहीं ना कहीं बदलाव का, एक परिवर्तन का एक संदेश पूरे देश में जाएगा। ये आने वाले रिजल्ट से आपको पता चलेगा। जहां तक बात इस परिप्रेक्ष्य में है जिस पर आज आप डिबेट कर रही हैं, भाई मायावी चेहरा की बात उन्होंने की है। आपने एक 10 सेकंड का वो जो वीडियो है वही कट करके यहाँ मैसेज आ रहा है। उनके पूरे एपिसोड, पूरे उस भाषण के कुछ अंश को आगे और पीछे आप देखिए तो आपको पता चलेगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या मोदी जी तालुका के चुनाव में भी भाषण देंगे? क्या मोदी जी पंचायत का चुनाव, क्या वो पंचायत ठीक करेंगे वही? क्या म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव में वही जाकर के काम करेंगे? क्या विधानसभा के चुनाव में भी वो विधानसभा में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? एक व्यक्ति कितना चेहरा है, मायावी चेहरा है क्या? मायावी चेहरे का संदर्भ जब भी लिया जाता है तो रावण के शब्द में उसमें कहीं ना कहीं रावण से तुलना की जाती है। ये कोई उनको गाली नहीं है। गाली की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री जी बार बार स्वयं कहते हैं मेरी औकात दिखा दी जाती है, मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं। अरे भैया, विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हो? उस सबसे ज्यादा तो यदि जाति की बात की जाए तो खड़गे साहब हैं, जिन्होंने स्वयं वहां कहा कि मेरी जाति के तो लोग पानी तक नहीं पीते थे, फिर भी मैं हूं, ये तो मैं नहीं बताता हूं। तो ये आप मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, ये एक संदर्भ था। मुद्दा क्या है? महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। देश और प्रदेश में जो कुशासन रहा है भाजपा का लगभग 27 वर्ष, और डबल इंजन में गुजरात का इंजन पूरी तरह फेल हो गया है। मुद्दों पर लड़ने के लिए किसने रोका है? किसने रोका है? अजय उपाध्याय, किसने रोका है? इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं आपके नेता? मुद्दों पर लड़िए। साजिया जी, हम उसी मुद्दों पर ही लड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दों को भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी को गाली खानी पड़ती है। लेकिन बयानबाजी तो आपके खेमे से आ रही है अजय उपाध्याय। विकास का मुद्दा, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए। अच्छे दिन हमने इस तरह की बयानबाजी हमने महंगाई तो कम आपके कर खेमे दी, से आ रही है। हमने बेरोजगारी कम कर दी, हमने देश में जो है काला धन ला दिया, नोटबंदी मेरा अच्छा था। ठीक है, आप आरोप लगाइए, आरोप लगाने का अधिकार बेशक आपके पास है, लेकिन आपको जवाब भी देना होगा। क्या आप लोग के पास मुद्दे इतने कम पड़ गए हैं कि विरोध का तरीका ये अपनाया है? प्रधानमंत्री को अपमानित करना, कभी राष्ट्रपति को अपमानित करना, यही तरीका है? नहीं, एकदम निसार जी, ये अपमानित वाला शब्द नहीं है। मायावी चेहरा जो है, माया का चेहरा प्रधानमंत्री जी का है। यदि वो पंचायत में भी जाना चाह रहे हैं, ये प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या उनके पास इतने चेहरे हैं? वो अकेला प्रधानमंत्री भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहेंगे, म्युनिसिपैलिटी का भी अध्यक्ष रहेंगे। क्या रहेंगे? आपके पास जयराम विप्लव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जयराम जी, आप सुन रहे होंगे अजय जी को, उन्होंने क्या कहा। गंभीर आरोप आप ही लोगों के ऊपर उल्टा उनकी ओर से लगा दिए गए हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या जो विरोध दर्ज करवाया जा रहा है और जिस तरीके से करवाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या वो किसी भी हाल में सही करार दिया जा सकता है? क्या डर से इतना बौखला गए हैं कि इस तरह की राजनीति पर आ गए हैं? मुझे लगता है साजिया जी, कांग्रेस पार्टी के लिए डर का विषय नहीं है, ये हार की खींच का विषय है, स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और जब आप जानते, ये पहली बार तो हुआ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आज उनके प्रवक्ता बच रहे हैं शब्दों का प्रयोग करने से। जो रावण कहा उसको ये मायावी शब्द बता रहे हैं, लेकिन मौत के सौदागर के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए क्या कहेंगे जिन्होंने नीच शब्द का प्रयोग किया? उनके लिए क्या कहेंगे जिन्होंने उनको कहा कि वो कुत्ते की मौत मरेंगे, जिन्होंने जनरल डायर कहा, जिन्होंने जिन्ना कहा? 80 बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा इससे पूर्व, खड़गे जी से पहले अपमानजनक शब्दों का उनके नेताओं ने प्रयोग किया। इनके एक नेता ने वाराणसी में तो यहां तक कह दिया कि गड्ढे में नमक की बोरियां डालकर रखो, मोदी को इसी में दफना देंगे। ये किस प्रकार की भाषा है? और हर बार तो जनता ने जवाब दिया है। जनता रूपी कृष्ण ने शिशुपाल के अपमान का जवाब हर बार दिया है। इनके पापों का घड़ा भर गया है और मोदी जी वो शख्सियत है जो अपने ऊपर पड़ने वाले पत्थरों को जोड़कर भी पुल बनाते हैं। मोदी जी इनकी इस तरह की अपमानजनक शब्दावली से डरने वाले नहीं है। ये 8 साल हो गए, 9 साल, अभी तक पचा नहीं पाए हैं कि एक गरीब का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन गया, एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया। क्या मणिशंकर अय्यर का कांग्रेस अधिवेशन में दिया गया बयान देश भूल पाया है? उन्होंने क्या कहा था?
मोदी इस जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो चाहे तो चाय का स्टॉल लगा ले हमारे कार्यालय के बाहर, जनता ने जवाब दिया। और बात ये कह रहे मुद्दों की, तो आप अपने भाषणों में उन मुद्दों की चर्चा क्यों नहीं करते? आपके नेता कभी सावरकर जी को गाली देने लगते हैं, कभी मोदी जी को गाली देने लगते हैं। आप मुद्दों की बातें अपनी सभाओं में करिए ना, किसने रोका है आपको? सवाल यह है कि मुद्दों की बातें जब करेंगे तो कांग्रेस के 70 वर्षों का कुशासन जनता को याद आएगा। जनता को याद आएगा कि कांग्रेस ने कैसे बड़े बड़े घोटाले किए। जनता को यह भी याद आएगा कि कैसे माँ बेटे दोनों बेल पर चल रहे हैं। जनता को यह भी याद आएगा कैसे परिवारवाद 4 पीढ़ियों से चला आ रहा है। और खड़गे, और सुनिए एक और बात मैं कह दूं, फिर आप बोलिएगा। खड़गे जी के बारे में इन्होंने कहा कि वो तो ऐसी जाति से हैं कि उनका पानी कोई नहीं पीना चाहता। तो खड़गे जी खुलासा करें ना, कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग कौन है जो उनके साथ चाय नहीं पीना चाहते, पानी नहीं पीना चाहते? आखिर राहुल गांधी जी उनको अध्यक्ष बनाते हैं और उनकी पार्टी के लोग उनके साथ चाय पानी नहीं पीना चाहते। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? मैं आऊंगी आपके पास। अजय उपाध्याय भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास भी आऊंगी, लेकिन स्टूडियो में भी मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मधु किश्वर जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं सीधा किश्वर जी के पास जाना चाहूंगी। किश्वर जी, आपने तो पॉलिटिक्स को, राजनीति को बड़े ही नजदीक से देखा है। आखिर किस स्तर पे पहुंच गई है राजनीति? क्या विरोध का ये तरीका सही है? ये जानते नहीं कांग्रेसी कि इतना उल जलूल और उजड़ विरोध जो कर रहे हैं उससे ये अपना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, मोदी जी का नहीं। सबसे बड़ी बात ये जो कह रहे हैं कि स्टेट से लेकर म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में ये जा रहे हैं, पर इनको भूलना नहीं चाहिए कि इंदिरा गांधी ने ये प्रथा चलाई थी, इंदिरा इज़ इंडिया करके, और शी वॉज द ओनली चेहरा। उनको इस बात का बहुत गुमान था कि उन्हीं के चेहरे पे वोट मिलती है और किसी की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो मोदी जी कई मायनों में इंदिरा जी वाला मॉडल अपना रहे हैं, इसमें दो राय नहीं, परंतु इसको क्रिटिक करने के तहजीब वाले तरीके भी होते हैं जो कांग्रेस भूल गई है। और मेरा ये मानना है कि ये केवल शब्दावली नहीं है, जैसे जिन इश्यूज़ पे भी ये बात करते हैं इनको ये भी भूल गया है कि जायज़ क्रिटिसिज्म किसको कहते हैं और नाजायज़ उल जलूल बकवास किसको कहते हैं। और कई बार तो मुझे ये लगता है जैसे इनका जो स्क्रिप्ट है इस्लामाबाद से लिख के आया करता है। यहाँ स्क्रिप्ट भी नहीं अपना लिख रहे, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिस बात पे अड़ जाते हैं। और ख़ासकर एक तो ये जो मानसिकता कि ऑपोजिशन में होने का मतलब है ऑपोजिशनिज्म इज़ योर ओनली आइडियोलॉजी, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, तब तो जनता आपकी बात सुनेगी। परंतु आपको सही और गलत का फ़र्क ही नहीं मालूम, केवल आपने तीखे घटिया शब्दों में प्रहार करना है तो लोग सुनना भी बंद कर देते हैं और केवल आप मजाक का विषय बन जाते हैं। और फाइनली जो मैं इनको बात बताऊंगी कि अगर आपने खुद की हैसियत, आप लुप्त होते जा रहे हैं, पर कम से कम डिग्निटी से लुप्त होइए, इतना अनडिग्निफाइड होके मत जाइए कि लोग मोदी जी के प्रति हो सकता है एक्स बात पर, वाई बात पर लोगों को बुरा लगता हो, खुंदक आती हो, पर इनके ऊपर तो ये नफरत के पात्र बनते जा रहे हैं। और ये नफरत के पात्र जो कांग्रेस बनती जा रही है और उसको समझ भी नहीं, बहुत बड़ी बात किश्वर जी कह रही हैं, इसका मतलब है कि इनके पीछे कोई ऐसी ताकतें हैं जो वाकई देश के साथ दुश्मनी के साथ साथ ये भी देखना चाहती है कि इस देश में ना तो ऑपोजिशन पार्टी रहे, ना कोई ढंग का क्रिटिक आए, और सिर्फ हर चीज में एक नेगेटिविटी इतनी आ जाए कि इनको लुप्त करना तो क्या, डेसिमेट हो रहे हैं। बट एटलीस्ट डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। डिग्निटी का ख्याल रखिए। संजीव कौशिक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी, संजीव जी के पास मैं जाना चाहूंगी। संजीव जी, सवाल तो मेरा यही है कि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं किश्वर जी की बातों से, लेकिन कुछ डेटा भी मैं आपके सामने रखूंगी। वो 2007 का है, गुजरात विधानसभा चुनाव, 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, ये तमाम वो साल रहे जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में, इवन जब वो सीएम थे तब भी उनके खिलाफ इस तरह के अपशब्द बोले गए। क्या ये विरोध का तरीका, सवाल बहुत नॉर्मल है, सही है?
शाजिया, यदि आप ईमानदार होती तो एक बार उस मेरी ईमानदारी पर सवाल मत उठाइए। मेरी ईमानदारी पर सवाल बात ही नहीं करने देंगी आप। बात प्रधानमंत्री की हो रही है, बात ही नहीं सुनेंगी आप। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार उनके जुबान से, मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ, ये अजीब सी बात मत करिए, एक बार उनके बेतु की बात मत करिए संजीव जी। देश के प्रधानमंत्री, आप अपने शब्द वापस लीजिए, पहले आप अपने शब्द वापस लीजिए। आप मेरी ईमानदारी पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? आप मेरी ईमानदारी पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? पूरी बात होने दीजिए। आपका सेंटेंस ही मैंने किस स्वीकार नहीं कहा, ये बात तो सुन लीजिए कम से कम। बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आपने मेरी ईमानदारी पर सवाल कैसे उठा दिया? प्रधानमंत्री ने जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक बार उसके बारे में वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो भी चर्चा का विषय है, लेकिन आप मेरी ईमानदारी पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? आज का मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पद पर बैठे हुए हैं, क्या उस पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए या फिर नहीं? जो सवाल पूछेगा पत्रकार, आप उस पत्रकार के ऊपर ही सवाल उठा देंगे। संजीव कौशिक जी, क्या उस पत्रकार के ऊपर ही सवाल उठा देंगे? कहीं से भी ये स्वीकार्य है, कहीं से भी ये स्वीकार्य हो सकता है। पत्रकार अगर सवाल पूछेगा तो आप उसके ऊपर ही सवाल उठा देंगे। ईमानदारी बिल्कुल नहीं, स्वीकार्य ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक बार वो भी चलाना चाहिए था, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं वही बात कर रहा हूं। पर सवाल नहीं उठा सकते आप। नहीं, आप अपनी बात रखिए, आपकी बात मानने होगी। चूंकि आपने केवल फेहरिस्त जो सुनाई, उसमें केवल कांग्रेसी लोगों के द्वारा किए गए, उनके ऊपर जो वार किए गए, वो फेहरिस्त आपने अपनी बात रखी बगैर मेरी ईमानदारी पर सवाल कैसे उठा दिया? आप ईमानदार हैं, मैंने कहा उसके बारे में भी बात करनी चाहिए थी। फिर मूल मुद्दे पे आते हैं। मूल मुद्दे पे आते हैं। एक मिनट सुन नहीं, मूल मुद्दे पे आते हैं। एक मेरी बात पे सुन बताइए। लीजिए। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि मान लीजिए प्रधानमंत्री ने या बीजेपी ने कुछ अपशब्द कहे हैं, वो जरूर लाइए, परंतु आज जो बात कही है और जिस लहजे में मोदी ने जवाब दिया है, उसमें आप भाषा का अंतर देख लीजिए। ये नहीं कि मोदी जी नहीं अब शब्द बोलते, वो भी कई बातें, मैं वही कह रहा हूं, परंतु आज का विषय नहीं है। आज का विषय इसी विषय से जुड़ा हुआ वो भी संदर्भ है। जब आज के इस विषय पे हम चर्चा करेंगे तो वो संदर्भ भी हम लाएंगे सामने, रखेंगे। आप उन पे क्यों टूटे? मैंने इसलिए कहा कि जो फहरिस्त लाई गई है, जो लिस्ट लाई गई है, केवल और केवल उनके ऊपर जो वार किए गए उसकी लिस्ट है। उन्होंने जो कहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ताजा खबर है। अभी तो मैं इटालिया के बयान पर आई भी नहीं थी। अभी तो मैं किश्वर जी इटालिया के बयान पर आई भी नहीं थी। उसी बात और रावण नाराज हो गए संजीव और नहीं, और रावण यदि कहा गया, मैं नहीं मानता कि रावण का दर्जा उनको मिलना चाहिए। रावण ने तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात नहीं की थी, वादा नहीं किया था रावण ने तो नहीं कहा था कि चप्पल वाले हवाई जहाज पर चाहेंगे। रावण ने तो नहीं कहा था कि जा रहे हैं, वैसे चप्पल वाले तो हवाई जहाज पे जा रहे हैं। वो आपकी नजरों से दिखाई दे रहा होगा। हिंदुस्तान की संजीव जी, आज की बात पर लौट कर आइए ना। नहीं, उसी आज का जो बयान था वो सही था या नहीं था? मैं कह रहा हूं कि राजनीति में गिरती हुई भाषाई मर्यादा की जब बात करेंगे तो पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करेंगे, एक तरफा बात नहीं की जा सकती है। इस हमाम में सारी पार्टियां नंगी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यदि करेंगे तो। लेकिन हर इलेक्शन के समय देश के प्रधानमंत्री जी भर भर के झोली गाली और किलो से जब वो तौलने लगते हैं तो उनको सोचना होगा कि आखिर लोग गाली क्यों देते हैं। उस गाली को यदि हथियार बना के वो वोट मांगना चाहते हैं, ये गलत है, ये गलत है। सजा के तौर पे वोट मत मांगिए आप, और ये वोट के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पे मुझे आपत्ति है। बस इतनी सी बात। ठीक है, हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, आप संजीव कौशिक की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए शाजिया जी, संजीव कौशिक जी ने जो बात उठाई कि ये जो है इलेक्शन के समय में खास करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो ये जेन्युइन बात है कि ये होता है। लेकिन एक बात और मैं एक्स्ट्रा कहना चाहता हूं, ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज संबित पात्रा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारे साथ पैनल में बैठे हैं जयराम जी भी बोल रहे हैं। वो सारी पुरानी गालियां जिनको हम खराब बोलते हैं, जिनके लिए बीजेपी बेचैन हो जाती है कि हमारे प्रधानमंत्री को बोला गया, वो गालियां रोज कैसे ये दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को कुत्ता बोला गया, नरेंद्र मोदी जी को बोला गया, हिटलर बोला गया। अरे मैं दोहराऊंगा, मैं भी उस अपराध का भागी हो जाऊंगा। लेकिन ये समझिए, सारी चीजों को पैकेज बना करके जिस तरीके से बीजेपी के नेता आज पेश कर रहे हैं कि इन कांटों से वो गुलाब खिला लेंगे क्योंकि चुनाव आने वाला है, चुनाव का आखिरी दिन है। तो ये जो चीज है ना कि कांटों से गुलाब खिला लेना, आपदा में अवसर देखना, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने खिलाफ, प्रधानमंत्री जी सबके लिए सम्मानित है, तो आप पुरानी गालियों को जोड़ करके और प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ये काम ना करें। अगर प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हम 2-3 किलो गालियां खा लेते हैं, तो बीजेपी के तमाम नेता क्यों बिदक रहे हैं? वो तो गालियों को पौष्टिक आहार बना लेते हैं। तो आप पौष्टिक आहार बना लेते हैं तो आप बिदक क्यों रहे हैं?
एक दलित नेता ने कुछ कह दिया तो आप बर्दाश्त नहीं कर हाँ। पाएंगे क्या? एक दलित को बोलने का अधिकार नहीं क्या? उपमा उपमेय की भाषा में वो बात नहीं कर सकता दलित? इस तरीके से तो मत पढ़िए कि एक दलित नेता आगे बोल न victim पाए। कार्ड लेकर, मुझे कुछ कहना है ये आगे विक्टिम कार्ड लेकर बोलिए बोलिए। आ रही हूँ किशोर मुझे जी, एक- किशोर जी हाँ। आ रही हूँ आपके पास। जयराम विप्लव, आप कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। देखिए, इनका विक्टिम कार्ड शुरू हो गया। इनका रूप कई सारा है, अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग पैनल पे और अलग अलग रूप में ये प्रकट होते रहते हैं। इनकी बात अब ये सीधी सी है, व्यक्तिगत आप देखिए आलोचना कर रहे हैं, इनको। आप तथ्यों पर बात करिए ना बिल्कुल जी। प्रेम कुमार मैं जी किस आपके रूप बीच में नहीं होता हूँ? बोले थे। मैं भी रावण के आप- रूप में होता हूँ। सब क्या है? मैं अभी हूँ कि अलग चैनल में साजिया अलग जी, रूप मैं में होता बाहर हूँ? से सब क्या जुड़ा बोल हूँ। रहे हैं आप? साजिया जी, मैं बाहर से हूँ, इसलिए आप सुन लीजिए। प्रेम जी, मैंने बिल्कुल, आपको आपने नहीं कुछ बोला। व्यक्तिगत मत बोलिए, ये मैं कह रहा हूँ। अरे व्यक्तिगत आपके जयराम ऊपर नहीं विप्लव। बोल रहा हूँ भैया, आप सुनना, कान साफ करिए। मैंने प्रेम कुमार का नाम नहीं लिया, मैं भी मुद्दों पर ही बात कर रहा हूँ। अच्छा। जिनको मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए थी, उनको इतनी समझ क्यों नहीं है? वो प्रेम जी से ट्यूशन ले ले। खड़गे जी को ट्यूशन लेना चाहिए ना कि मुद्दों की बात करें, मुद्दों के ऊपर चर्चा करें। पूरी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कितनी बार किस मुद्दे की चर्चा की? राहुल गांधी जी ने हिंदुत्व की बात की, राहुल गांधी ने सावरकर की बात की, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की बात की। लेकिन ये कह रहे हैं कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। मुद्दों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही लड़ती है और इस देश की 130-135 करोड़ जनता मुद्दों को समझती है। इसलिए हर बार कांग्रेस को शून्य आता है। बीते 5 राज्यों में कांग्रेस शून्य पर रही, तो शून्य के शहंशाह राहुल गांधी बने रहे, इसी प्रकार से गालियां देते रहे, इसी प्रकार की अभद्रता करते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जब बोला जाएगा तो नहीं, उसके ऊपर देखिए प्रधान उसका ये प्रतिकार भी होगा। एक चुनाव प्रेम जी, प्रचारक, प्रेम जी, एक आ रही स्टार हूँ, प्रचारक। अरे देखिए, प्रेम जी सुन एक लीजिए। चुनाव प्रचारक, प्रेम जी, एक स्टार प्रचारक दूसरे स्टार प्रचारक को आप बोल रहा है। अतिक्रमण मत आपको करिए, लग रहा है कि प्रेम जी, प्रधानमंत्री को बोला? अतिक्रमण प्रधानमंत्री मत चुनाव करिए। प्रचार थोड़े करते हैं, ए राजनीतिक भैया, दल प्रेम का जी, नेता अतिक्रमण चुनाव मत करिए। प्रचार करता है, राजनीतिक दल के प्रेम नेता जी, के खिलाफ बोला जाता है। स्टूडियो इतनी सी में भी होने बात का लाभ मत आप उठाइए। प्रधानमंत्री से जोड़ के, देश से जोड़ के पूरे इसको बड़ा जो पैकेज बना रहे हैं ना, यही है विक्टिम कार्ड। असल विक्टिम कार्ड इसी को बोलते हैं। विक्टिम- प्रधानमंत्री विक्टिम क्या कार्ड चुनाव हुआ प्रचार है, करते जो हैं आप क्या? खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी चुनाव पूरा प्रचार कर रहे हैं बता क्या? रहे थे खड़गे नहीं, जी को। जयराम जी क्या प्रधानमंत्री जा रहे हैं क्या चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री करने। देश में अरे पहली बार बीजेपी चुनाव का प्रचार स्टार करेंगे, प्रचारक क्या चुनाव करेंगे? प्रचार करने जा रहा देश के है। इस लोगों के बात लिए को क्या अगर किया आप है? भुला देंगे कोई मुंह तो इसको छुपाने वाला विक्टिम काम कार्ड नहीं कहते किया है। हैं। प्रधानमंत्री जनता ने सुन सीधे रही है। ठीक है, बड़ी बहस चल रही है यहाँ पर। विक्टिम कार्ड को लेकर के ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर जी, मैं आप ही से समझना चाहूंगी कि आखिर बहुत थोड़े से समय में समझना चाहूंगी कि आखिर राजनीति में ये विक्टिम कार्ड होता क्या है और कौन प्ले कर रहा है इस समय? देखिए, विक्टिम कार्ड तो ये भी है, खड़गे साहब अपने को दलित कह रहे हैं, एक नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट है, एमपी एमएलए क्या क्या रह चुके हैं। ये दलित का मतलब क्या होता है? कुचला हुआ। तो क्या इनकी पार्टी ने इनको कुचल कर रखा है? ये दलित कैसे आइडेंटिटी बनी रहेगी? कोई प्रेसिडेंट भी बन जाता है, खुद को दलित ही बोलेगा। ये विक्टिम कार्ड असली है और ये गिल्ट ट्रैपिंग कार्ड है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं तो हजम कर लेता हूँ, इसमें 2 राय नहीं है। परंतु आपको मालूम होना चाहिए, जब कोई ऐसा भद्दा सा बयान कोई भी दे, चाहे प्रधानमंत्री दे, चाहे खड़गे दे या कोई दे, तो मीडिया उसको छोड़ेगा नहीं। तो वो बहस का मुद्दा इसलिए बनता है। बिफोर टीवी चैनल्स तो इतना मुद्दे नहीं बिल्कुल, और बनते मुझे थे। लगता है कि विरोध में इंसान को अंधे नहीं हो जाना चाहिए। और देखिए, दूसरी जो एक बड़ी अहम की बात है, मैं सोचती हूँ रावण या नीच या ये शब्द वो मोदी जी के प्रति जब तक हैं, मैं फिर भी सहन कर लेती हूँ। इन्होंने सारे देश के हिंदुओं को फासिस्ट करार करा दिया। भारत देश के हर नागरिक को फासिज्म का सपोर्टर बना दिया, मोदी को क्योंकि फासिस्ट करार करना था। दुनिया भर में भारत की इतनी बदनामी करवाई है कांग्रेस ने। मोदी को जब वीज़ा नहीं दिलवाना था, आई एम सॉरी, टू मी दैट इज़ अ बिगर क्राइम।
कि फासिज्म का लेबल हर हिंदू के माथे पे इन्होंने चिपका दिया है, अपने भोंडे से बास्टर्डाइज सेक्युलरिज्म का नगाड़ा पीटते हुए। ठीक है, ठीक है। एंड आई एम सॉरी, दैट विल नॉट बी फॉरगिवन। मोदी को तुम 100 गाली दे दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी आपको, पर आपने इस देश के हर हिंदू के ऊपर एक भद्दा फासिस्ट लेबल चिपका दिया। और जिस दिन कभी खुदा न करे हिंदू ने वो मूड बना लिया ना, आपको एक झलक भी दिखा दी, आप झेल नहीं पाओगे। हम अपमान झेल के भी ठीक है मधु जी, आपसे इज्जत से बात करते हैं। अब बंद कर दीजिए ये तमाशा, बहुत हो गया। ठीक है सर। जयराम विप्लव के पास में जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास जाऊंगी। किश्वर जी को आप अजय जी सुन रहे थे, गंभीर आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाए हैं, जवाब क्या है इस पर? मधु जी एक वरिष्ठ पत्रकार है और उनके प्रति मेरा दिल से सम्मान है। बेशक वो कांग्रेस पार्टी के प्रति घृणा करती हैं, तो उनका अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, हो सकता है। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वो भाषा मैं नहीं आशा करता था कि वो कम से कम एक वैचारिक आधार पर पत्रकार होने के नाते उनका विरोध हो सकता है। लेकिन ये पार्टी फांसीवादी कहती है हिंदू समाज को, ये पार्टी देश को बदनाम करने का भी आरोप लगाया है माधव किश्वर ने आपके ऊपर। निसार जी प्लीज, मैं बीच बीच में नहीं बोलता। यदि आपको याद दिला रही हूँ पार्टी का पक्ष नहीं आप अपनी बात रखने पूरी देना है कीजिए, तो मत बुलाइए, मैं चला जाऊंगा। पक्ष नहीं ले रही हूँ, याद दिला रही हूँ सर। हाँ, याद दिला रही हूँ, बात करने दीजिए ना, बात रखिए। मैं भी यदि पार्टी का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ तो हाँ, बात रखिए ना सर, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बात रखिए। 2.5 मिनट मुझे दिया है समय, 28 मिनट सर सबको बराबर टाइम दिया जा रहा है, अपनी बात रखिए। 2.5 मिनट कांग्रेस पार्टी को गाली देने टाइम गिनकर नहीं दिया जाता ना, अपनी बात रखिए। होना चाहिए ना। सबसे पहले मैं आप ही के पास आई थी, दिलवा रही है तो मुझे सुनने, राइट टू रिप्लाई मुझे देने दीजिए। सबसे पहले मैं आप ही के पास आई थी, आपको जवाब देना तो दीजिए, नहीं देना तो आपकी मर्जी। 2.5 मिनट के बाद आज 32 मिनट के बाद ठीक है, मुझे लग नहीं रहा कि आपके पास कोई जवाब है। जयराम विप्लव के पास में जा रही हूँ। जयराम जी क्या वाकई अजय जी के पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? जवाब है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास तर्कों की कंगाली हो गई है। कांग्रेस पार्टी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी है कि उसको किसके साथ खड़ा होना चाहिए, कैसी भाषा बोलनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक अभिनेत्री ने सेना के डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैंने आपको पूरा समय दिया, सबसे पहला सवाल ही आपसे लिया गया, फिर भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे मजबूरन, अगर आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा मुआफी के साथ। देखिए, वो आपकी मर्जी की, आप अपनी बात रखिए या फिर नहीं। ये मेरा वक्त हमेशा खाने के लिए लोग लगे रहते हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं कि कांग्रेस पार्टी के पास तर्कों की भी कंगाली हो गई है। कांग्रेस पार्टी ये सोचने समझने में आज काबिल नहीं रह गई है कि उसको किसके साथ खड़ा होना चाहिए और किन लोगों को साथ लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए। इनकी भारत जोड़ो यात्रा, सहयात्री बनते हैं कन्हैया, मेघा पाटकर, योगेंद्र यादव, मणिशंकर अय्यर, और इन लोगों के बयान क्या रहे? तमाम लोगों की देश विरोधी बयान के लिए जनता इनसे नफरत करती है। एक अभिनेत्री ने अभी बयान दे दिया, एक ट्वीट कर दिया सेना के खिलाफ, पूरे देश में थू-थू हुई, ट्विटर पर उसकी थू-थू हुई, लेकिन तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उस ट्वीट को सपोर्ट करने के लिए आ गए। सेना का अपमान करेंगे, देश की न्यायपालिका का अपमान करेंगे, पत्रकारिता का अपमान करेंगे, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे। इनको किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं। चुनाव हार जाए, आप याद रखिएगा 8 तारीख को ये रोते हुए घूमेंगे, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम खराब है, वीवीपैट खराब है। ये सब इनकी अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ये जो दूसरों को अपमान करते हैं, दूसरों को गालियां देते हैं, भारत की सेना का अपमान हो या भारत के प्रधानमंत्री का अपमान हो, ये कांग्रेस पार्टी के अलावा किसने किया है? और मैं एक और प्रश्न में पूछ लूं इनसे, जरा इनसे पूछिए कि नहीं, अब आप कांग्रेस से प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि अब वो हमारे साथ है ही नहीं। उनसे जब सवाल पूछा गया तब वो जवाब नहीं दे पाए, वो उसमें समय को बर्बाद करते रहे कि आपने मुझे 2 मिनट दिए, 2.5 मिनट दिए, 3 मिनट दिए, और उसके बाद से जब हमसे बार बार सवाल पूछ रहे थे फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो चले गए हैं। सवाल तो आप नहीं पूछ पाएंगे। प्रेम कुमार के पास मैं जाना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद है। सर, बार बार जो डेटा मैंने रखा अभी संजीव कौशिक जी के सामने और उन्होंने उस पर मुझे बोल दिया था कि मेरी ईमानदारी पर उनको शक है, तो डेटा मैं आपके सामने भी रखती हूं। ये तो बात हो गई 14 की, 7 की, 17 की, 19 की, जब जब चुनाव हुए विधानसभा और लोकसभा के, इस पर कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी आ गई। इसके अलावा भी और पूरा डेटा है अलग अलग सालों का। लेकिन क्या आपको नहीं लगता इस तरह के बयान देकर के कांग्रेस अपने लिए ही नुकसान की स्थिति पैदा कर लेती है?
देखिए, कांग्रेस तो अपनी बात को खुद समझेगी कि उसके बयान से नुकसान होता है कि फायदा होता है, उसकी रणनीति होगी, वो उस हिसाब से चलेगी। लेकिन एक बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को जो लगातार जीत मिलती है वो कांग्रेस ने कुछ अपशब्द कह दिए उस कारण से जीत मिलती है, या कि बीजेपी का अपना कुछ एजेंडा है, कार्यक्रम है, काम है, उस कारण से जीत मिलती है? क्योंकि आमतौर पर आप सुबह से शाम देख लीजिए, बीजेपी के नेता लगातार कहते हैं कि मौत का सौदागर कह दिया था इसलिए बीजेपी जीत गई, इस बार औकात वाली बात कह दी है या रावण कह दिया है इसलिए कांग्रेस हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी। यानी कोई एजेंडा नहीं है जिस पर ये चुनाव लड़ते हैं। ये सोचते किसी तरीके से कांग्रेस कुछ बोले उसके बाद उस आधार पर हम जीत जाएंगे। और ये सारी गालियों का जो है ना, पूरा मैंने पहले भी कहा कि वो सारी गालियां जो कांटे के रूप में है उसको सजा करके सोचते हैं कि फूल खिल जाएगा, इसमें गुलाब खिल जाएगा उसमें। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको गालियां और गालियों पर बहस करना, उसको लेकर के कांग्रेस को गालियां देना, ये जो इतना पसंद है, आप कार्यक्रम को लेकर के क्यों नहीं आते? 27 साल से शासन है गुजरात में, आप कार्यक्रम लेकर के आइए ना कि इसलिए हम जीतने जा रहे हैं क्योंकि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। लेकिन उस जगह तो आपके पास में कार्यक्रम नहीं होता। ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर में पूछ लिया है प्रेम जी ने। किश्वर जी, मैं आपके पास आऊंगी, संजीव कौशिक जी के पास जाऊंगी। संजीव जी, पहले तो मैंने आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस किस अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया उसका डेटा रखा था, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए भी जब से वो उस पद पर बैठी हैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता रहा है। क्या आप इसको सही करार देते हैं? पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए या नहीं? क्योंकि पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि ये मर्यादा बनी रहनी चाहिए। राजनीति करने वाले लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ये मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी होती है? घर के गार्जियन ही यदि अपशब्द बोलते हो तो उसके बच्चे बैठ करके रामायण पढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। पूरे हिंदुस्तान में यदि इस तरह की परंपरा चली है, यदि विपक्षी पार्टियां इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है, तो आप इसीलिए मैंने कहा कि जब आप फहरिस्त निकाल के देखती हैं तो इस सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके शीर्ष अधिकारी, या फिर मैं सीधे प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने भी जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो नहीं करना चाहिए था उनको। तो सबसे पहले यदि वो नजीर पेश करते, निश्चित रूप से दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति अपने आप में सुधार लाती। लेकिन जब दिख रहा है, सरेआम दिख रहा है कि आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप विपक्ष के लिए किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि रिटर्न तो मिलना स्वाभाविक है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ये जो यदि रावण वाली बात उन्होंने जो कहा है, उसके संदर्भ को भी देखा जाना बहुत जरूरी है। क्या संदर्भ? नहीं, संदर्भगत जो जिस तरह से मायावी यदि वो बात कह रहे थे कि एक आदमी कहां कहां जाएगा और किस किस जगह पे उपलब्ध होगा, ये बात बिल्कुल सही है। प्रेम कुमार जी से हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि वो एक स्टार प्रचारक, तो क्या बोलने से पहले कोई स्क्रिप्ट लिखी गई थी, डेफिनेशन तैयार की गई थी कि इसका संदर्भ क्या है, पर्यायवाची क्या है? नहीं, तो आगे और पीछे बार बार ये बात सामने आ रही है कि पूरे आगे की भी बात की जाए और पीछे की भी बात की जाए कि उनका लाइन पूरा सेंटेंस क्या था। दो शब्दों से मैंने आपको जो कहा था उस पर आपने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि मैं आपके विरोध में बात कर रहा हूं। मैं आपके विरोध में बात नहीं कर रहा था। आपके किसी भी हम डाटा पर कोई संदेह पैदा नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि एक पक्ष ये है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये कह रहा था, आपके बात से ना इत्तेफाकी नहीं था मेरा, मैं ये कह रहा एक ही पक्ष है। ठीक है, विप्लव जी आऊंगी आपके पास। किश्वर जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। प्रेम कुमार जी ने बहुत सारे सवाल पूछ लिए थे, उम्मीद करती हूँ इस बार जवाब मिल जाएगा उनको। किश्वर जी, देखिए, मुझे हैरत इस बात से हो रही है कि प्रधानमंत्री पर वो चार्ज लग रहा है जिसके वो हकदार नहीं है। अगर आप मेरी लिखाई पढ़ें, मैं कोई प्रधानमंत्री के गुणगान गाने वालों में से नहीं हूँ। जब वो सही कुछ करते हैं तो ज़रूर कहती हूँ ये तो सही हुआ, परंतु इतनी जब गलतियाँ भी करते हैं, खुल के लिखती हूँ, बोलती हूँ। हमारी YouTube चैनल पे आप बहुत से क्रिटिसिज्म देखेंगे प्रधानमंत्री पर। किंतु ये कहना कि वो केवल गालियों पे वोट लेते हैं या उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इस व्यक्ति ने जब से ये सीएम बना, सबका साथ सबका विकास, फिर उसके साथ सबका विश्वास जोड़ा। इनकी तुष्टिकरण से लेकर तृप्तिकरण तक पहुंच गए। डेवलपमेंट का इतना नगाड़ा ढोल बजाते हैं मोदी जी, और हर वक्त वही, इतनी सड़कें बनाई, इतना पानी। डेवलपमेंट पे ही अगर हम आए, जितना समय नरेंद्र मोदी अपने डेवलपमेंट का बयान करते हैं और जो काम किया है, पानी घर घर पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, उसमें कमियां रहेंगी ज़रूर,
परंतु सारे देश में हर घर में बिजली पहुंचे, हर घर में कमियां तो नल का रहेंगी, पानी पहुंचे, सवाल भी उठेंगे, नहीं, विरोध भी मैं- होगा मैं किश्वर जी। सिर्फ ये लेकिन कह प्रेम रही जी हूं, से एक सवाल मैं ये लेना चाहती हूं। मूर्खता कहना, मूर्ख बात करना कि उनके पास और कोई इशू नहीं है, ये इतनी मूर्ख बात है। उस एजेंडा में, उनके डेवलपमेंट के प्रोसेस में आप कमियां निकाल सकते हैं, 100 निकाल सकते हैं, वो नहीं करेंगे। ये झूठ बोल के उस व्यक्ति को गिराना चाहते हैं और इनका झूठ इसलिए बूमरैंग करता है। प्लीज क्रिटिसाइज हिम फॉर हिज रियल फॉल्ट्स व्हिच आर प्लेंटी। ठीक है, मैं उसी बात पे आती हूँ और उसी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि विरोध आप कीजिए, लेकिन विरोध में अंधे मत हो जाइए। प्रेम जी को एक बात मैं याद दिलाना चाहूंगी, प्रेम जी, मोदी को मार सकता हूं, उसे गाली भी दे सकता हूं, मारने तक की धमकी दी जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक नाना पटोले 16 जनवरी को बयान। मैंने बिल्कुल कहा कि ये जितनी गालियां हैं सबको अभी याद करके, नहीं, यहाँ तो मारने तक की धमकी दी गई थी, किसी भी प्रकार से ये सही है? प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखना मुझे लगता है इस देश के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। देखिए, जो गलत बातें हैं तो वो उसको गलत ही बोला जाएगा, उसको सही नहीं करार दिया जा सकता है। लेकिन मेरा कंसर्न क्या है कि चुनाव, जबकि आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, इस 2-3 दिन का भाषण देखिए ना, नरेंद्र मोदी जी का ही भाषण देखिए। वो आज उनको सारी चीजें याद आ रही हैं, वो राष्ट्रवाद, वो पाकिस्तान में और ये जो मारने की धमकी, वो सारी चीज। आप गुजरात के मुद्दे पर शेख हुसैन ने भी ऐसे कहा था, तो एक नेता नहीं है। आप सही ठहरा, याद दिला रही, एक तरफा जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोला गया वो सब लिस्ट है आपके पास। संजीव जी ने कहा कि जो दूसरे नेताओं पर कहा गया उसकी लिस्ट नहीं है आपके पास, आप सही कह रही। लेकिन मैं कह रहा हूं वो सारे गुजरात की बातों को छोड़ के, गुजरात में सबसे ज्यादा कुपोषण है, ये बात सच है कि नहीं? ये कैसा विकास है? मधु किश्वर जी को दिखाई नहीं देता, मधु किश्वर जी को दिखाई नहीं देता, लेकिन इसको विकास कहती है। तो ये जो विकास की बात है, ये छद्म विकास की बात जो है कि ये केवल अडानी अंबानी के विकास की बात है कि कोरोना के भी दौर में ये अरबपति की लिस्ट में अपनी हाई छलांग लगा रहे थे, ऊंचाइयां भर रहे थे, और आम जनता जिनके हाथ से रोजगार निकल रहा था, आम जनता जो गरीबी में जा रही थी, वो उनको दिखाई नहीं देता। वो 18,000 गांवों में नरेंद्र मोदी जी के, इससे पहले लाखों गांवों में बिजली लगी थी, वो विकास नहीं था। लेकिन 18,000 गांवों में वो विकास है। ये जो झूठ इसको बोलते हैं, ढिंढोरा पीटना इसको कहते हैं। इस पर ही हम बीजेपी से जवाब ले लेंगे। विप्लव जी, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन बीच बीच में मुझ पर भी गंभीर आरोप लगा दिए जा रहे हैं कि मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास फेहरिस्त नहीं है, और लीडर्स को आप लोग क्या बोलते हैं, उसकी फेहरिस्त है। आप कहेंगे वो फेहरिस्त भी मैं आपको निकाल करके मुझे दे दूंगी। दर्शकों को दीजिए, उनकी जरूरत है। नहीं, दर्शकों को भी दे देंगे सर, दर्शकों को भी दे देंगे, लेकिन सवाल तो पूरा सुनिए ना प्रेम जी, मैं कह रही हूँ सवाल तो पूरा सुनिए। मैं कह रही हूँ मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए ना, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए की तरह बात कीजिए। उंगली दिखाएंगे, उंगली आपकी तरफ। आप वरिष्ठ हैं, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इस देश का सर्वोच्च पद कौन सा है? इस सवाल का पहले जवाब दे दीजिए। सर्वोच्च पद आज भी राष्ट्रपति है। इसमें क्या कोई मत है, 2 मत है क्या कि राष्ट्रपति? अगर राष्ट्रपति के खिलाफ कोई अपशब्द कहेगा तो उस पर बहस होगी या नहीं होगी? द्रौपदी मुर्मू का भी डेटा है मेरे पास। हाँ, तो रखिए ना, बहस नहीं हुई क्या इस देश में? बहस नहीं हुई क्या इस देश में? प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल जिम्मेदारी है या नहीं है? और जिन्होंने गलत कहा उन्होंने माफी भी मांगी सकते हैं। जिन्होंने राजनीति में तो सभी नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मैं फिर वो बात कहती हूँ, लेकिन अगर वो उस पद पर बैठे हैं, वो 2 सर्वोच्च पद है, तो उस पर बहस करनी ही पड़ेगी। ये हमारी जिम्मेदारी में शुमार है। 2 सर्वोच्च पद कहां से आ गए? मैं तो सर्वोच्च पद की बात कर रहा था। प्रधानमंत्री पद को आप कुछ नहीं मानते हैं क्या? क्या प्रधानमंत्री पद को आप कुछ नहीं मानते हैं क्या? इस 2 सर्वोच्च पद की बात आप कर रहे हैं भाई, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव जयराम के विप्लव के हेड पास है मैं हमारे करूंगी, प्रधानमंत्री। जयराम विप्लव का मैं करूंगी। प्रेम जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, उनके जवाब दे दीजिए। जयराम विप्लव। निश्चित रूप से साजिया जी, इस पूरे गुजरात और हिमाचल के चुनाव के लगभग 100 दिन चुनाव प्रचार के बीत गए हैं, और इन 100 दिनों में इस बात की चर्चा आज हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। ये चर्चा यूं नहीं हो रही कि हमने लिस्ट पुरानी उठाकर गिनाना शुरू कर दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा ने आज याद नहीं दिलाने के लिए किया था कि 80 बार उनको गाली दी गई। जब फिर से वही गलती दोहराई गई, तब इस पर जवाब दिया गया है। नंबर 1।
नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर 20 मिनट बोल रहे हैं, कहीं 40 मिनट बोल रहे हैं, तो उसमें से 35 मिनट केवल और केवल अपने विकास कार्यक्रम और उन योजनाओं की चर्चा करते हैं जो उन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी करके दिखाया है। और इसीलिए इनकी जो ये हवाई फायरिंग है, ये वापस इन्हीं को बूमरैंग करके लगती है, क्योंकि जनता जब देख रही है कि उसको घर मिला, उसको शौचालय मिला, उसको इस कोविड काल में मुफ्त वैक्सीन मिला, कोविड काल में राशन मिल रहा है, ऐसे तमाम काम वो अपने घर तक पहुंचता हुआ देखती है। और उसको यह भी याद आता है, कभी इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे, मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे ही पहुंचते हैं, 85 पैसे दलालों की जेब में रह जाते हैं। आज वो 85 पैसे दलालों की जेब में नहीं रहते, इसलिए प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास है। वो चंदा मिल रहा है, आपको हिसाब देने की भी बीच में मत बोलिए प्रेम जी, आपका वक्त आए तो आप बोलिए, आप स्टूडियो में इसका फायदा मत उठाइए। इसलिए आप जो एजेंडा चलाने की बात कर रहे हैं ना, वो एजेंडा कांग्रेस को ही ले डूबेगा। और आप जैसे मार्गदर्शक हैं कांग्रेस के लिए काफी, जो उसको उसी रास्ते पर धकेल रहे हैं। लगातार कांग्रेस को आप उसी रास्ते पर धकेल रहे हैं जिसमें उसको गर्त में जाना तय है। आज इस बात की चर्चा केवल और केवल इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार फिर से गाली देने का काम किया। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप एक गाली बताइए का नाम जो लेना भी गाली देना प्रधानमंत्री जी ने समझते कांग्रेस के किसी नेता के लिए दलित दिया। ने एक ब्राह्मण का एक नाम शब्द ले लिया तो बताइए। उसको गाली हो गई। एक शब्द बताइए। एक दलित ने एक ब्राह्मण का कौन है नाम वो ले दलित लिया तो और वो गाली कौन हो है वो गई। ब्राह्मण? अरे लक्ष्मण भी जरा गए थे, डिटेल में बता दीजिए कौन है वो दलित और कौन है वो ब्राह्मण? श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण भी गए थे इन्हीं रावण के पास में ज्ञान लेने के लिए। ब्रह्म ज्ञानी माने जाते थे रावण। आपको रावण गाली लगती है, जनता ने तो धर्म आपको गाली लगती है रावण, इसीलिए क्योंकि एक दलित ने रावण का नाम ले लिया, परिवर्तन करा दिया। एक दलित ने रावण का नाम ले लिया, रावण से तुलना कर दी। दलित तो ब्राह्मण करते रहिए, देश का हिंदू अब नहीं बटेगा। आपने बांटने का काम किया, आपके साथ हिंदू एकजुट कब हुए? ढिंडोरा पीटते हैं कि आप हिंदुओं के नुमाइंदगी करते हैं? कभी हिंदुओं ने आपके पीछे वोट नहीं किया है। आप वोट लेने के बाद कहते हैं कि हिंदुओं ने हमें वोट दिया। हिंदुत्व के नाम पर जब जब बीजेपी लड़ी है, चुनाव हारी है। जब बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ा है, बीजेपी को हारने दिया। चुनाव जीतने के बाद आप कहते हैं कि हमने हिंदुत्व के नाम पर जीता। अरे ये श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले जो हिंदू सेना के लोग हैं, इनको हिंदू कहते हैं क्या? ये हिंदुओं को बदनाम करने वाले लोग हैं। ये हिंदू हैं, ये हिंदू सेना बोल करके हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं। आप सर्टिफिकेट देंगे कौन हिंदू है कौन नहीं है? क्यों नहीं देंगे? क्यों देंगे? क्या आप तलवार कौन निकाल होते करके हैं? कानून को हाथ में लेने वाला हिंदू होता है? हिंदू प्रदर्शनकारी ऐसा नहीं है। हिंदू ऐसा नहीं है कि कानून को हाथ में ले। आपको किसने सर्टिफाइंग अथॉरिटी बना दिया? आप लोगों को किसने हम तो किसी को नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं तहजीब से पॉलिटिक्स करना सीखिए, ये कह रहे हैं। दूसरी बात, 1 मिनट मुझे भी जयराम एक बात कहने दो। सबसे बड़ा ये, और कुछ नहीं मिलता इन मोदी विरोधियों को। मोदी के पास बहुत कमियां हैं जो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, परंतु इनके इतने फेक अटैक्स होते हैं। अब जैसे अंबानी क्या मोदी जी के कोख से जन्म लिए थे? नहीं। अरे इनकी दौलत कितनी गुना इस 8 साल में बढ़ी है, वो रखिए ना आंकड़ा। प्लीज चुप हो जाइए, बीच में मत चिल्लाइए, अडानी या अंबानी मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए, और आज क्या है? चलिए, ये चर्चा का विषय नहीं है। कहीं और मुद्दे से नहीं चलिए। भटकेंगे मैम, अभी प्लीज। मैं मुद्दे से हट नहीं, मैं वही बात कह रही हूँ कि आप सही क्रिटिसिज्म कीजिए। अंबानी अडानी का नाम मुद्दे पर रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान की हो रही है, हम मुद्दे पर रहेंगे। संजीव जी के पास में जाऊंगी। संजीव जी मुझे ये बताइए कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तभी इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल होती है? और कैसे चुनाव जीत लिए जाते हैं, वो पार्टी चाहे कोई भी हो। कांग्रेस पार्टी ने तो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है।
कि हमारे राहुल गांधी को कुछ कहा गया या कांग्रेस के अध्यक्ष को कुछ कहा गया। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा प्रेस करके और ये कहा है कि उनको गाली दी जा रही है रावण के नाम पे, और इस नाम पे तेवर तो देखिए, तल्ख तेवर देखिए। और हमारी बहन कह रही है कि हमें सीखने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी से। देश को धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए सीखने की जरूरत नहीं है, राजनीति करने के लिए राष्ट्रवाद भी सीखने की जरूरत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी? ये वो लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं राजनीति के लिए। राजनीति से अलग रखिए इसको, धर्म को भी राजनीति से अलग रखा जाए, इस तरह से राष्ट्रवाद को भी राजनीति से अलग रखा जाए। भारत के इतिहास में पहली बार सेना ने लताड़ लगाई थी भारतीय जनता पार्टी को कि हमारे शहीद लोगों की तस्वीरें दिखा के आप वोट मत मांगिए। ये लताड़ याद रखने की जरूरत है। उसी तरह से धर्म का भी इस्तेमाल, उसी तरह से गाली का भी इस्तेमाल, ये सारी चीजें जो इकट्ठा की जा रही है और ले जाके गुलदस्ता के तौर पर कहा जा रहा है कि इसके वजह से, अरे 27 सालों में 15 उपलब्धियां आपके पास होनी चाहिए थी। आप कभी वीडियो निकालते हैं, ये देख लो। आपसे पूछा जाता है आवारा सांडों के बारे में, एक वीडियो देख लो। आपसे पूछा जाता है कि एमसीडी का ये कचरा का पहाड़ कैसे हटाएंगे, एक और वीडियो देख लो। वो मालिश करवाना है, ये करवाना है क्या? इसी आधार पे वोट करेगी देश की जनता और दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता समझ रही है कि अब राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु हो गया शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण, ये सारी चीजें, इसमें कोई बात ही नहीं करता। ये कांग्रेस ने लाया ये केंद्र बिंदु कभी? कांग्रेस ने नहीं लाया। ठीक है, ठीक है, जयराम विप्लव से जवाब ले लेते हैं। जयराम विप्लव, कांग्रेस पर जाएंगे किश्वर जी, लेकिन जयराम विप्लव पहले आप एमसीडी में रहे ना, जवाब आप दीजिए। मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती है? बड़ी शर्मनाक है। किसने कहा मुद्दों पर बात नहीं हो रही है? मुद्दों पर ही बात हो रही है। आज भ्रष्टाचार की गली गली में चर्चा है। जिस जगह पाठशाला होनी चाहिए थी वहां 800 मधुशाला खोल दी। नई शराब नीति को वापस लाकर पुरानी शराब नीति ले आए। अब बीच में बोलेंगे यही इनका मुद्दा है। सुनने की क्षमता नहीं है, मादा नहीं है। 15 साल आप थे। थोड़ी फिजियोथेरेपी करा लीजिए सत्येंद्र जैन वाली। थोड़ा दिमाग शांत रखिए, दूसरों को भी सुनिए। सुन रहे हैं, बताइए। मसाज पार्लर वाले काम को पूरा देश देख रहा है। कैसे दिल्ली को मसाज पार्लर बनाने की कोशिश, कमाल है। आप मूल मुद्दे पे नहीं आए, यही कमी है। इसी के वजह से ये हताशा आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार ये सिद्ध करता है कि आपके पास काम दिलाने को नहीं है। और दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है। दूसरों के बीच में बोलने से आप जीत नहीं जाओगे संजीव जी। अरे भाई साहब, हम जीतने की बात कर रहे हैं और हारने की बात कर रहे हैं। हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो उस पे आप बोलिए, बताइए तो सही। ठीक है, चिल्लाइए चिल्लाइए चिल्लाइए। अरे बताइए, आप ही बोलिए ना, हम चिल्लाएं। आप अपने टर्म में बोलिए ना, मैं तो आपके समय में नहीं बोल रहा था। मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा अधिकार है। आज दिल्ली की जनता पूछ रही है स्कूलों के कमरे बनवाने में घोटाले किसने किए। दिल्ली की जनता पूछ रही है अस्पताल में मोहल्ला क्लिनिक बनाने के नाम पर इतना बड़ा घोटाला किसने कर दिया। ये मुद्दे उठेंगे ना। जिस शिक्षा क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति के नाम पर आप इतना बड़ा विज्ञापन का मायाजाल फैलाए हुए हैं, वो मायाजाल टूट गया। और वो जो ईमानदार, सबसे कट्टर ईमानदार का चोला अपने पहना था, वो चेहरा भी दिल्ली की जनता ने तिहाड़ की जेल में देख लिया। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। 5 किलो चावल के झोले पे देश के प्रधानमंत्री का फोटो छपवाने वाले बताएंगे कि विज्ञापन क्या होता है। समझाइए नहीं, देश की जनता सब समझ रही है। 5 किलो चावल वाले बैग पर प्रधानमंत्री का फोटो छापने वाले, सुनने पे आ रहे हैं। कोरोना का वैक्सीन लेने के बाद सर्टिफिकेट देते हैं, उस पर छापने वाले हैं और ढिढोरा पीटते हैं कि मुफ्त में देते हैं। कौन सी सरकार इससे पहले पोलियो खसरा के पैसे दिए? इस सरकार ने दिए, बताइए तो इसे उपलब्धि मानते हैं? ये आपका काम है, नहीं करते तो लोग। अब एमसीडी पर आ गए। एमसीडी में भी आपकी जमानतें जब्त होंगी, याद रखिए। जयराम जी, एक मिनट। मैं सच बताऊं, मैं दिल्ली की नागरिक हूं और मैं आपसे दुश्मन भाव से नहीं बात कर रही, ना ही मेरा कोई ऐसा एजेंडा है। परंतु आपका एमसीडी में परफॉर्मेंस बहुत खराब है, इसमें दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी से बेहतर नहीं करेगी, वो घोटाला पार्टी है, उसमें भी दो राय नहीं, मुझे कम से कम शक नहीं। तो कौन परंतु आपका रिकॉर्ड, भाजपा का रिकॉर्ड कुछ एक जगह में, जैसा हमारे यहाँ का काउंसलर पहले कांग्रेस का था, अब वो आपकी पार्टी का है, वो बहुत अच्छा है। इक्के दुक्के कहीं आपको ऐसे काउंसलर मिल जाएंगे, परंतु भाजपा ने अपने एमसीडी के काउंसलर्स को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाया नहीं। ठीक है किश्वर जी, आज का मुद्दा ये रहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान क्यों किया गया है, और इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। सभी के मत अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमारी जिम्मेदारी है। सभी खास मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए।